आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करेंगे उसका नाम है ऑर्फन। इस मूवी की कहानी एस्टर नाम की एक 9 साल की लड़की के ऊपर बेस्ड है, जो अपनी हवस मिटाने के लिए अपने ही बाप के करीब जाती है। फिर उसका बाप उसके साथ क्या कुछ करता है, ये हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। तो मूवी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मूवी के स्टार्ट में हम एक मैरिड कपल केट और जॉन को देखते हैं। दोनों का रिलेशनशिप कुछ इतना खास नहीं चल रहा था, क्योंकि हाल ही में केट ने अपनी बीवी जेसिका को खोया था। दरअसल जेसिका पैदा होने से पहले ही केट के पेट में ही मर गई थी, और इस इंसिडेंट की वजह से केट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहने लगी थी, और अपने इस गम को मिटाने के लिए केट ने शराब भी पीना शुरू कर दी थी। अब इस चीज़ से उबरने के लिए केट एक साइकेट्रिस्ट से थेरेपी ले रही थी, और उसने पिछले 1 साल से अपनी शराब पीने की लत को भी कंट्रोल कर लिया था। केट ने अपनी मरी हुई बेटी को अपने गार्डन में दफना दिया था, और उसके ऊपर एक दरख्त लगा दिया था कि जैसे जैसे वो दरख्त बड़ा होता जाएगा केट को लगेगा कि जेसिका भी बड़ी हो रही है। जेसिका के अलावा भी केट के 2 बच्चे और होते हैं, जिसमें हम एक 5 साल की बेटी जिसका नाम मैक्स है और एक 12 साल का बेटा डैनियल दोनों को देखते हैं। एक दिन केट और जॉन डिसाइड करते हैं कि वो जेसिका की जगह एक लड़की को अडॉप्ट करेंगे, और उसके लिए वो एक यतीम खाने जाते हैं, और वहाँ पर उन दोनों की मुलाकात 9 साल की एक लड़की एस्टर से होती है। कुछ देर बातें करने के बाद उनको एस्टर इतनी ज़्यादा पसंद आ जाती है कि वो एस्टर को ही अडॉप्ट करने का डिसाइड कर लेते हैं। यतीम खाने की इंचार्ज सिस्टर एबिजेल उनको बताती है कि एस्टर रशिया से है, पर रशिया से होने के बावजूद वो बहुत ही अच्छी इंग्लिश बोलती है। सिस्टर एबिजेल उनको ये भी बताती है कि जो फैमिली उसे यहाँ पर लेकर आई थी वो एक फायर एक्सीडेंट में मर गई थी, और इस एक्सीडेंट में एस्टर बहुत ही मुश्किल से बची थी। इसके साथ साथ एस्टर बहुत ही ज़्यादा होशियार है और अपनी उम्र के बच्चों से कहीं ज़्यादा आगे भी है। ये सभी बातें केट और जॉन को बहुत अच्छी लगती हैं, और वो एस्टर को अपने घर ले आते हैं। घर आते ही एस्टर केट की छोटी बेटी से बहुत जल्दी घुल मिल जाती है, और वो उससे बातें करने के लिए साइन लैंग्वेज भी सीख जाती है। दरअसल मैक्स को पैदा होते ही सुनाई देना बंद हो गया था, इसलिए सब लोग उससे साइन लैंग्वेज में बात करते थे। दूसरी तरफ उनके बेटे डैनियल को एस्टर बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, क्योंकि जब से एस्टर घर पर आई थी जॉन और केट सारा ध्यान एस्टर पर ही दे रहे थे, और इसी वजह से डैनियल एस्टर से जलने लगता है। एस्टर के घर आने से केट बहुत खुश होती है, और उसको लगता है कि अब जाकर उसकी फैमिली पूरी हुई है। अब केट काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील करने लगती है, और उसका और जॉन का रिलेशनशिप भी वापस ठीक हो जाता है। उसी रात हम केट को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा मूड में होती है। फिर केट जॉन के पास आती है और उसके साथ हम बिस्तर होती है, और तभी एस्टर मैक्स को लेकर वहाँ आती है और बोलती है कि हमें बाहर बिजली के कड़कने से बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। फिर केट मैक्स को अपने साथ सुला लेती है, और एस्टर जाकर जॉन के पास सो जाती है। अगले दिन हम डैनियल को देखते हैं जो अपने टॉय गन के साथ खेल रहा होता है। खेलते हुए डैनियल एक कबूतर को शूट कर देता है, जिससे वो कबूतर वहीं गिरकर तड़पने लगता है। तभी वहाँ पर एस्टर मैक्स के पास आती है। वो डैनियल को एक पत्थर देकर बोलती है कि इस कबूतर को मार दो, क्योंकि अगर वो कबूतर यहीं पड़ा रहेगा तो वो ठंड से तड़प तड़प कर मर जाएगा। इससे अच्छा है कि हम इसे आसानी से मार देते हैं। पर डैनियल काफ़ी डर जाता है, और वो एस्टर को ऐसा करने से मना कर देता है। फिर एस्टर खुद उस पत्थर को उठाती है और उस कबूतर को मार देती है। इसके बाद एस्टर स्कूल जाती है, और स्कूल के सारे बच्चे उसका काफ़ी मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि उसने अपने गले और हाथों में बैंड पहना हुआ था, जिससे वो काफ़ी अजीब लग रही थी। उनमें से एक लड़की एस्टर के बैंड को उतारने की कोशिश करती है, पर इस पर एस्टर पागलों की तरह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। घर आने पर केट एस्टर को जेसिका के बारे में बताती है, और उसे वो जेसिका की कब्र दिखाती है। ये सब देखकर एस्टर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, और वो केट के गले लगकर रोने लगती है। अब केट को भी ऐसा लगने लगा था कि उसके और एस्टर के बीच एक माँ बेटी का अच्छा रिश्ता बन गया है। रात को जॉन और केट का आपस में मूड बन जाता है, और वो दोनों किचन के अंदर शुरू हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ एस्टर आ जाती है, जो उन्हें देख लेती है। फिर उन दोनों की नज़र भी एस्टर पर पड़ती है, और वो दोनों अलहदा हो जाते हैं। अगले दिन केट एस्टर के पास जाती है और उसे बोलती है कि कभी कभी बड़े लोग कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जिन्हें बच्चों को नहीं देखना चाहिए। इस पर एस्टर केट को बोलती है कि मुझे पता है कि आप लोग क्या कर रहे थे,
ये सुनकर केट चौंक जाती है और वो जाकर जॉन को बताती है कि इस लड़की को जो हम उस रात कर रहे थे सब पता है। इस पर जॉन केट को कहता है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, शायद इसने ये सब स्कूल में या अपने पिछले माँ बाप से सुना होगा। इसके बाद जॉन एस्टर और मैक्स को पार्क में घुमाने के लिए लेके जाता है और वहाँ पर एस्टर उसी लड़की को देखती है जिसने स्कूल में उसे काफ़ी परेशान किया था। एस्टर पहले तो उस लड़की को बस घूरती रहती है जिससे वो लड़की थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करती है। इसके बाद जब वो लड़की स्लाइड पर जाती है तो एस्टर पीछे से आकर उसको धक्का दे देती है जिससे वो लड़की नीचे आकर गिरती है और उसका एक हाथ टूट जाता है। रात को डिनर करते वक्त जब केट और जॉन एस्टर से उस लड़की के बारे में पूछते हैं तो एस्टर उन्हें झूठ बोलती है और बताती है कि उसने कुछ नहीं किया और वो लड़की खुद ही फिसल गई थी। यहाँ तक कि मैक्स भी एस्टर की साइड लेती है और वो बताती है कि वो लड़की खुद गिरी थी। अगले दिन केट एस्टर और मैक्स के साथ शॉपिंग करने जाती है। तभी केट को सिस्टर एबिजेल का फ़ोन आता है। केट सिस्टर एबिजेल को एस्टर के बिहेवियर के बारे में बताने लगती है। वहीं पर एस्टर मैक्स से पूछती है कि तुम्हारी माँ फ़ोन पर क्या बात कर रही है, तो मैक्स केट के लिप्स रीड करके एस्टर को बताती है कि तुम्हारे बारे में ही बातें हो रही हैं। उसी शाम सिस्टर एबिजेल केट के घर पर आती है और वो केट और जॉन को बताती है कि शायद उससे कुछ गलती हो गई है, क्योंकि सिस्टर एबिजेल को भी एस्टर के पास्ट के बारे में कुछ नहीं पता था। फिर सिस्टर एबिजेल बताती है कि शायद एस्टर के साथ कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्योंकि यतीम खाने में जब भी कोई गड़बड़ होती थी तो उसके आसपास हमेशा एस्टर ही होती थी। पर इस पर कभी भी शक नहीं किया क्योंकि वो हमेशा लोगों को अपनी बातों में फंसा लेती थी। अब ये सब बातें सुनकर केट बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, पर वहीं पर जॉन सिस्टर एबिजेल की किसी भी बात पर भरोसा नहीं करता। दूसरी तरफ एस्टर छुपकर उन सब की बातें सुन रही होती है और इसके बाद वो भागकर मैक्स के पास जाती है और उससे वो डैनियल के ट्री हाउस की चाबी और उसके बाप की छुपाई हुई बंदूक ले लेती है। थोड़ी देर बाद सिस्टर एबिजेल जब उनके घर से निकलती है तो वहाँ पर एस्टर भी मैक्स को अपने साथ लेकर उसके पीछे जाने लगती है। फिर एस्टर अचानक मैक्स को धक्का दे देती है और उसे सिस्टर एबिजेल की कार के आगे फेंक देती है, जिससे उनकी कार का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो कार सीधा बर्फ में जाकर फंस जाती है। फिर सिस्टर एबिजेल मैक्स को देखने के लिए कार से बाहर आती है और जैसे ही वो मैक्स के पास जाती है तभी पीछे से एस्टर एक हथौड़ा लेकर आती है और उसे सिस्टर एबिजेल के सर पर मारकर उन्हें मार देती है। फिर एस्टर मैक्स को लेकर ट्री हाउस में जाती है और वहाँ पर उस हथौड़े को छुपा देती है। फिर एस्टर मैक्स के साथ उस ट्री हाउस से बाहर निकलती है और वहाँ पर डैनियल उन दोनों को ट्री हाउस से बाहर आते हुए देख लेता है। एस्टर की नज़र भी डैनियल पर पड़ जाती है, पर डैनियल उसको देखकर छुप जाता है। रात को जब डैनियल सो रहा होता है तो तभी वहाँ पर एस्टर एक कटर लेकर आती है और डैनियल को धमकी देती है कि अगर तुमने किसी को कुछ भी बताया तो उसकी ज़ुबान काट देगी। अगले दिन जॉन और केट एस्टर को एक काउंसलर के पास लेकर जाते हैं और वहाँ पर एस्टर उसको अपनी बातों में फंसा लेती है और ऐसा दिखाती है कि वो बहुत अच्छी लड़की है। फिर वो काउंसलर जॉन और केट को बताती है कि केट एस्टर को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती, इस वजह से इन दोनों में अच्छी बन नहीं रही। घर आने के बाद केट को यतीम खाने से फ़ोन आता है, तब उसे पता चलता है कि सिस्टर एबिजेल जब से उनके घर से निकली है तब से वो मिसिंग है। अब कुछ दिन तक पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चलती है और कुछ दिन बाद पुलिस को सिस्टर एबिजेल बर्फ़ में दबी हुई मिलती है। अब इन सब चीज़ों से केट और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो जॉन को बोलती है कि एस्टर के साथ कुछ तो गड़बड़ है और उन्हें एस्टर के बारे में पता लगाना चाहिए। फिर केट यतीम खाने में फ़ोन करके एस्टर के रिकॉर्ड्स मांगती है और उनके पास भी एस्टर से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं होते। शाम को केट जब अपने किचन में काम कर रही होती है तो तभी वहीं पर एस्टर आती है। ये देखकर केट को बहुत गुस्सा आता है और वो एस्टर के हाथ को पकड़कर खींचने लगती है। एस्टर भी जानबूझकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देती है और तभी वहाँ पर जॉन आता है और वो एस्टर को लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम एस्टर को देखते हैं जो जानबूझकर एक मशीन में अपना हाथ डालती है और अपने हाथ की हड्डी को तोड़ देती है। फिर एस्टर जॉन के सामने ऐसा दिखाती है कि ये सब केट ने किया है। ये सब देखकर जॉन को बहुत गुस्सा आता है और वो केट के पास जाकर उसे झगड़ने लगता है। अब केट इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी, इसीलिए शाम को एक वाइन की शॉप में जाती है और वहाँ से 2 वाइन की बोतल लेती है। पर घर आकर उसे रियलाइज़ होता है कि ये सब करना ठीक नहीं है, तो वो किचन के सिंक में एक बोतल को खाली कर देती है और दूसरी बोतल को वहीं छुपा कर रख देती है। अगले दिन केट बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती है
जैसे ही डैनियल कार से बाहर निकलता है तो जाते वक्त उसकी कुछ किताबें नीचे गिर जाती हैं। फिर केट डैनियल की किताबें उठाने के लिए कार से बाहर आती है और जैसे ही वो कार से बाहर निकलती है तो तभी एस्टर उस कार की ब्रेक्स को हटा देती है, जिससे वो कार पीछे जाने लगती है। केट कार को पीछे जाता देख बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और वो कार के पीछे भागने लगती है, क्योंकि कार में मैक्स बैठी हुई थी। केट कार को रोकने की बहुत कोशिश करती है पर वो कार रुकती नहीं है। लास्ट में जाकर वो कार एक बर्फ में रुक जाती है और एक बड़ा हादसा होने से टल जाता है। रात को जॉन केट के साइकेट्रिस्ट को घर में बुलाता है और उसे बताता है कि पिछली रात केट ने वाइन पी थी और वाइन पीने की वजह से ही आज उसकी बेटी की जान जा सकती थी। दरअसल एस्टर ने ही जॉन को बताया था कि केट पिछली रात वाइन की बोतल लेकर आई थी और एस्टर ने ही वो छुपाई हुई बोतल जॉन को ढूंढ कर दी थी। इसके बाद केट उनको बहुत समझाती है कि उसने वाइन नहीं पी, लेकिन कोई भी उसकी बात पर एतमाद नहीं करता। इसके बाद हम डैनियल को देखते हैं जो छुपकर मैक्स के पास जाता है और वहाँ पर मैक्स डैनियल को कुछ ड्राइंग्स दिखाती है जिसमें उसने एस्टर के सारे कारनामों को ड्रॉ कर रखा था। फिर डैनियल मैक्स को बोलता है कि वो ट्री हाउस में जाकर वहाँ से सारे सबूत लेकर आएगा जिससे वो अपने वालिदैन को एस्टर के बारे में सारी सच्चाई बता सके। दूसरी तरफ एस्टर भी उनके कमरे के बाहर खड़ी होती है और उन दोनों की सारी बातें सुन लेती है। अगले दिन केट को एस्टर के रूम की तलाशी लेते हुए एक डायरी मिलती है जिसमें बहुत सारे आदमियों की फ़ोटोज़ होती हैं। इसके साथ उस डायरी में एक लोगो भी लगा होता है जिसमें सारिन इंस्टीट्यूट का नाम लिखा होता है। उस इंस्टीट्यूट पर कॉल करने पर उसे पता चलता है कि वो कोई यतीम खाना नहीं बल्कि एक मेंटल हॉस्पिटल है, एक पागलखाना है। इसके बाद हम डैनियल को देखते हैं जो एस्टर के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए ट्री हाउस जाता है और तभी वहाँ पर एस्टर खुद ही सारे सबूत लेकर आ जाती है और उन्हें डैनियल के सामने ही जला देती है। इसके साथ साथ वो ट्री हाउस में भी आग लगा देती है और डैनियल को वहाँ पर बंद करके वहाँ से चली जाती है। अब डैनियल भी खुद को बचाने के लिए ट्री हाउस की खिड़की से बाहर निकलता है, पर ज़्यादा आग लगने की वजह से वो वहाँ से नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ केट भी ट्री हाउस में लगी हुई आग को देख लेती है और वो भागते हुए ट्री हाउस की तरफ जाती है। वहाँ पर एस्टर डैनियल को बेहोश पड़ा हुआ देखकर एक बड़ा सा पत्थर उठाती है और उससे डैनियल को मारने की कोशिश करती है, पर तभी वहाँ पर मैक्स एस्टर को धक्का देकर उसे ऐसा करने से रोक देती है। फिर केट भी वहाँ पर आ जाती है और वो लोग डैनियल को अस्पताल ले जाते हैं। अस्पताल में केट जॉन को एस्टर के बारे में बताती है पर जॉन अभी भी उस पर यकीन नहीं करता। इसके बाद हम एस्टर को देखते हैं जो डैनियल का दम गूंथकर उसे फिर से मारने की कोशिश करती है, पर डैनियल फिर भी बच जाता है। तभी केट भागते हुए एस्टर के पास आती है और उसे ज़ोर से एक थप्पड़ मारती है, क्योंकि उसे पता था कि एस्टर ने ही डैनियल को मारने की कोशिश की है। पर तभी वहाँ पर जॉन आ जाता है और एस्टर को वहाँ से ले जाता है और डॉक्टर्स भी कैट को पकड़कर उसे बेहोशी का इंजेक्शन दे देते हैं। इसके बाद जॉन एस्टर और मैक्स को घर ले आता है। जॉन काफ़ी परेशान होता है, इसलिए वो वाइन की बोतल खोलता है और वाइन पीना शुरू कर देता है। वाइन पीने की वजह से जॉन को नशा हो जाता है और वो बिल्कुल भी होश में नहीं होता। तभी वहाँ पर एस्टर एक बोल्ड ड्रेस पहन कर आती है और जॉन के पास आकर उसे किस करना शुरू कर देती है। फिर वो जॉन के साथ जिस्मानी ताल्लुक बनाने की कोशिश करती है, पर जॉन एस्टर को अपने से दूर कर देता है और बोलता है कि मैं तुम्हें सिर्फ अपनी बेटी की तरह प्यार करता हूँ। इस सब से एस्टर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और अपने रूम में जाकर बहुत रोती है और रूम का सारा सामान तोड़ने लगती है। दूसरी तरफ जब केट को होश आता है तो उसे सारिन इंस्टीट्यूट से फ़ोन आता है। वहाँ का डॉक्टर केट को जो बात बताता है वो सुनकर आप दंग रह जाओगे। डॉक्टर केट को बताता है कि एस्टर का असली नाम लीना है और वो कोई 9 साल की बच्ची नहीं बल्कि 33 साल की एक औरत है। दरअसल एस्टर को एक रेयर बीमारी है जिससे उसकी हाइट और जिसामत बढ़ नहीं पाती। डॉक्टर ये भी बताता है कि एस्टर उसके अस्पताल की सबसे ख़तरनाक पेशेंट थी जिसने लगभग 7 लोगों को मार डाला था और उसे लास्ट में जिस लड़की ने अडॉप्ट किया था उस फैमिली को भी एस्टर ने जला दिया था। फिर डॉक्टर केट को बोलते हैं कि अगर एस्टर तुम्हारे घर पर है तो फ़ौरन पुलिस को फ़ोन करो और अपनी पूरी फैमिली को लेकर उस घर से बाहर चले जाओ। ये सब सुनते ही केट जॉन को फ़ोन करती है पर जॉन उसका फ़ोन नहीं उठाता। केट इस सबसे बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो भागते हुए अपने घर की तरफ जाती है। दूसरी तरफ हम एस्टर को देखते हैं जो अपने गले और हाथ में बंधे हुए बैंड को उतारती है और हम देखते हैं कि उसके हाथ और गले पर कट के निशान लगे हुए हैं। फिर एस्टर अपना पूरा मेकअप उतारती है और यहाँ हम एस्टर का असली चेहरा देख पाते हैं जो एक 33 साल की औरत का था।
फिर जॉन एस्टर को देखने के लिए उसके रूम में जाता है, पर एस्टर वहाँ पर नहीं होती। तभी अचानक घर का फ़ोन बजता है और जॉन जैसे ही फ़ोन को उठाता है, पीछे से एस्टर आ जाती है और चाकू से मार मार कर जॉन को मार देती है। थोड़ी देर बाद घर पर केट भी आ जाती है और जॉन को वहाँ पर मरा हुआ देखकर बहुत रोती है। फिर केट मैक्स को बचाने के लिए उसके पास जाती है, पर तभी वहाँ पर एस्टर बंदूक से केट को शूट करने लगती है। मैक्स भी एस्टर से बचने के लिए घर से बाहर निकल जाती है और घर के पास में ही बने हुए ग्रीन हाउस में जाकर छुप जाती है। फिर एस्टर भी उसको ढूंढते हुए ग्रीन हाउस में आ जाती है और केट भी उसे बचाने के लिए ग्रीन हाउस की छत पर आ जाती है। फिर केट ग्रीन हाउस के कांच को तोड़कर सीधा एस्टर पे आकर गिरती है, जिससे एस्टर वहीं पर बेहोश हो जाती है। और तभी केट देखती है कि वहाँ पर पुलिस भी आ चुकी है। फिर केट मैक्स को लेकर वहाँ से बाहर निकल जाती है और जैसे ही वो दोनों घर से थोड़ा दूर जाते हैं, वहाँ पर एस्टर फिर से आ जाती है और केट पर हमला करने लगती है। एस्टर केट को चाकू से मारने की कोशिश करती है और अब यहाँ केट को भी अपने आप को बचाने में बहुत मुश्किल हो रही होती है। तभी मैक्स वहाँ पर पड़ी हुई बंदूक को उठाती है और उसे एस्टर को गोली मारती है, पर वो गोली सीधा जाकर बर्फ पर लगती है जो नदी के ऊपर जमी हुई थी। फिर वो बर्फ वहाँ से टूटने लगती है और केट और एस्टर दोनों पानी के अंदर चले जाते हैं। फिर पानी के अंदर केट एस्टर को धक्का देकर वहाँ से बाहर आ जाती है और एस्टर फिर बाहर निकल आती है और केट का पैर पकड़कर बोलती है कि मम्मी, मैं मरना नहीं चाहती। इस पर कैट उसे बोलती है कि हाँ मेरी बेटी, आ जा, और कैट उसे एक लात मारकर सीधा पानी के अंदर गिरा देती है। फिर केट मैक्स को अपने साथ लेकर वहाँ से चली जाती है और यहीं पर यह मूवी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आज की मूवी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा और ऐसी ही मूवीज़ के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।